Welcome to this new lecture, lecture number 5, determination of workability of concrete, और जिसमें कि हम लोग स्लम्प टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो डिटर्मिनेशन की अगर बात करें वर्कबिलिटी का, तो 4 तरह के टेस्ट आपको पढ़ने हैं। तो उसमें से हम लोग पहला आज स्लम्प टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इन दिस सेशन हम लोग जो है स्लम्प टेस्ट के बारे में उसका प्रोसीजर देखेंगे, क्या एपरेटस यूज होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और उसको देखें कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह का रिकमेंडेशन होता है, किस कोड के आधार पर किया जाता है, ठीक है, वो भी देखेंगे। और रेंज ऑफ स्लम्प वैल्यू, मतलब स्लम्प वैल्यू जो स्लम्प टेस्ट आप देख रहे हैं उसमें समझेंगे आप कि स्लम्प वैल्यू क्या चीज़ है। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे कंक्रीट को बोल सकते हैं कि ये इस काम के लिए सुटेबल है, तो ये दूसरे काम के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो उस तरह से, ठीक है। तो जो स्लम्प टेस्ट है, आज हम लोग स्लम्प टेस्ट देखने जा रहे हैं। तो स्लम्प टेस्ट की अगर बात करें तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ पे स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा आपको कवर कर रहा है जो स्लम्प टेस्ट का प्रोसीजर है। तो यही काफ़ी है, अगर ये आप समझ जाएंगे मतलब आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, तो सबसे पहले देखिएगा कि हो क्या रहा है कि एक कोन है, एक यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ कोन, ठीक है। कोन फ्रस्टम ऑफ कोन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर में डायमीटर कम है, नीचे में डायमीटर ज़्यादा रहता है। इसका सब डायमेंशन आपको पता चलेगा अभी। तो हम लोगों को सिंपली आप समझिए कि अगर आप इसमें, अगर हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, सिंपली अगर इस चीज़ को देख के समझें तो देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग डिफरेंट लेयर में, जनरली फोर्थ लेयर में हम लोग इसको फिल करते हैं। तो देख रहे हैं इस कंक्रीट बना हुआ है, कंक्रीट को इसके भीतर क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसको और कॉम्पैक्ट कर रहे हैं इस रॉड से, ठीक है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए एक और लेयर भरे होंगे, तो एक और लेयर यहाँ भरा है, फिर एक लेयर भरा, फिर एक लेयर भरा, ऐसे करके हम लोग 4 लेयर भरने के बाद इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हैंडल लगा हुआ है, दोनों साइड में हैंडल लगा हुआ है, दोनों को पकड़ के इसको क्या करना है, खींच लेना है। तो जैसे ही दोनों को पकड़ के खींचिएगा ऊपर, तो ये जो कंक्रीट है, ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा बहुत फैलेगा, राइट, बिकॉज ऑफ वर्केबिलिटी जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्योंकि इसमें मोबिलिटी है, फ्लूइडिटी, आप जो बात कर रहे थे हम लोग, ये फैलेगा, स्प्रेड करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो हाइट है, जो हाइट इस कोन का था, जो इनिशियल हाइट जो समझिए, ये हाइट जो है, ये देखिए कैसे यहाँ घट गया, है ना। ये जो हाइट है ये घट गया, देख रहे हैं। तो यही जो हाइट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्लम्प, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लम्प। और स्लम्प को हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो एक स्केल से मेजर कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, स्लम्प को हम लोग किस में करेंगे, सेंटीमीटर या मीटर भी बोल सकते हैं, बट जनरली सेंटीमीटर mm में हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसको हम लोग डिटेल्ड में अभी देखेंगे, बट एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल गया होगा इस फिगर को देख के कि स्लम्प टेस्ट में क्या करना होता है, राइट। तो अगर मान लीजिए स्लम्प जो है, ये जितना ज़्यादा आपको मिलेगा, इसका मतलब क्या है बताइए, ज़्यादा स्लम्प का मतलब ये ज़्यादा घटेगा, ज्यादा होगा सर। वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मानिए स्लम्प बहुत कम है, इसका मतलब वर्केबिलिटी बहुत कम है हमारे कंक्रीट का। तो यही बेसिक रीजन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नोट्स पे और इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्लम्प टेस्ट के बारे में, एपरेटस का डायमेंशन और जो कोड है, किस कोड के हिसाब से हम लोग करेंगे इसको वो। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो हमारा स्लम्प टेस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें हम लोग आज स्लम्प टेस्ट देखने जा रहे हैं, स्लम्प टेस्ट। इसमें आपको और भी आगे चलेंगे तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट मिलेगा, ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये सब आपके सिलेबस में है। उसके बाद और जाइएगा तो वीवी टेस्ट मिलेगा। उसके और आगे जाएंगे तो आपको फ्लो टेबल टेस्ट। ये 4 तरह के आपको पढ़ना है, सिलेबस आपके सिलेबस में है। तो इसमें से हम लोग स्लम्प टेस्ट की आज बात करेंगे। तो स्लम्प टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपको कॉमन है ना। इसका जानकारी जो है हर किसी को है, जो भी इस फील्ड में है, स्लम टेस्ट वो अच्छे से जानता हो, समझ गए नहीं, बहुत ही ईजी है। कहीं भी हम लोग इसको कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, राइट। इसीलिए ये जो है काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है। चलिए इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए या ये क्या है, तो स्लम टेस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, ठीक है। जैसा मैंने कहा आपको कि सबसे ज़्यादा कॉमन है,
हर जगह मतलब आप देखेंगे स्लम्प टेस्ट का यूज किया जा रहा है वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है, बट इसका भी लिमिटेशन है, वो भी जानेंगे। मेथड ऑफ मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड ईदर इन लैबोरेटरीज और एट साइट ऑफ द वर्क, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे सड़क बन रहा है, पीसीसी का रोड बन रहा हो, या कोई भी इस तरह का डैम बन रहा हो, तो जहाँ पे भी कंक्रीटिंग हो रहा है उस साइड पे हम लोग स्लम्प कोन लेके जाएंगे। वहाँ पे एपरेटस आपने देखा काफ़ी इजी है, स्लम्प कोन है, बस उसको भरना है, टेम्परिंग रॉड्स को कॉम्पैक्ट करना है, उसको उठाना है और उसका हाइट देख लेना है कि कितना रेड्यूस हुआ है, कितना स्लम्प आया, वही देखना है। इसको तो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको फील्ड में कर सकते हैं। चलिए, एपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग स्लम्प टेस्ट, मतलब कौन से एपरेटर्स हैं, मतलब कौन कौन से हमारे एपरेटर्स हैं जिससे स्लम्प टेस्ट हम लोग करेंगे, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो एक तो आपको जो कोन दिखा, ठीक है, वो तो रहेगा ही। तो देखिए सबसे पहला वही लिखा हुआ है कि मेटेलिक मोल्ड इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, हैविंग इंटरनल डायमीटर्स एज अंडर, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको इस तरह का उसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इस तरह का एक कोन है जिसका नीचे का डायमीटर जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है, और ऊपर का जो डायमीटर है वो कम रहता है। तो यहाँ दिख रहा होगा बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, नीचे जो है आपको 20 सेंटीमीटर का होगा, टॉप डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर का होगा, और हाइट जो है ये आपको दिख रहा होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 नीचे, 100 ऊपर और 300 जो हाइट है, अगर एमएम में बोले तो एमएम में अगर कहिएगा तो 300 एमएम ये हो गया, 200 एमएम ये हो गया, और 100 एमएम ये हो गया, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, बोलिए। यस सर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ दे, हाँ बोलिए। सर इसका डायमेंशन वेरी भी करता है क्या? नहीं, वेरी नहीं करेगा, ये एपरेटर्स जो है हमारे कोड के हिसाब से रिकमेंड किया गया है, ठीक है, और इसी का हमको यूज करना है, तब हम लोग स्लम्प टेस्ट कर पाएंगे और सही रिजल्ट ला पाएंगे, राइट। ठीक है, चलिए, उसके बाद द थिकनेस ऑफ मेटालिक सीट फॉर द मोल्ड, जो थिकनेस की बात कर रहे हैं, इसका थिकनेस, कि ये जो मेटालिक सीट है जिससे आप इसको बना रहे हैं, उसका थिकनेस जो है शुड नॉट बी थिनर देन 1.6 mm, 1.6 mm से कम का ये सीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीट नहीं होना चाहिए। तो ये इसका थिकनेस हो गया। उसके बाद एक और हमको नीड है, वो है टेम्परिंग रॉड, ठीक है, टेम्परिंग रॉड जिससे हम लोग क्या करेंगे कॉम्पैक्शन करने के लिए, मतलब अलग अलग लेयर में जब भरेंगे ना उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए एक आपको रॉड चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का रॉड रहेगा, उसका डायमीटर जो है 16 mm जो है उसका डायमीटर रहेगा, और 0.6 मीटर लॉन्ग, मतलब 0.6 मीटर ये लंबाई इसका होगा, और ये इसका डायमीटर होगा, ठीक है, ये डायमीटर, एंड राउंडेड एट वन एंड, और एक एंड जो होगा वो राउंडेड एंड होगा, ठीक है, बुलेट एंड भी बोलते हैं उसको, उस तरह से एक एंड रहेगा जिससे हम लोग स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसका फिगर में देखेंगे तो काफ़ी क्लियरली आपको दिखेगा, जो स्लम्प टेस्ट एपरेटस है, यही जो है आपका ये बेस है, ठीक है, इस बेस पे रखा रहता है, ये जो देख रहे होंगे। उसके बाद ये जो है यही यहाँ देखिए रॉड दिख रहा होगा आपको एक। उसके बाद ये जो है कोन, इसका साइज अभी आपको पता चल गया होगा, ये जो हो गया ऊपर, इसको 10 सेंटीमीटर या 100 mm बोल सकते हैं, राइट। और नीचे का जो है ये 200 है, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको सेंटीमीटर में 200 नीचे का, 10 ऊपर का दिख रहा होगा। उसके बाद ये देखिए हैंडल, दिस इज हैंडल, ये हैंडल का यूज हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं, क्योंकि उठाने के लिए, जब आपको कंक्रीट इसमें फिल कर देंगे, इसके अंदर कंक्रीट यहाँ भरेंगे, जब 4 लेयर में कंक्रीट भर के कॉम्पैक्ट कर देंगे हम लोग ये टेम्परिंग रॉड्स के साथ, हर लेयर को मतलब टेम्पर करते हुए, उसके बाद इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, जब ये भर जाएगा उसको, उसके बाद इसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये जो है कसने का रहता है, खोलने का रहता है, मतलब इनिशियली इसको कस दीजिए, उसके बाद भरिए ताकि इधर उधर ना जाए, ठीक है, भरने के बाद इसको खोल सकते हैं, उसके बाद इसको लिफ्ट कर देंगे, उठा लेंगे दोनों हैंडल से, वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे और भी जो भी डायमेंशन आपको देखने हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि हैंडल का भी डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, हैंडल कहाँ पे लगाया जाता है वो भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये सब सेंटीमीटर में डायमेंशन यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रोसीजर पे, चलते हैं स्टेप बाइज प्रोसीजर को देखते हैं कि स्लम्प टेस्ट में हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पहला आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ दिस टेस्ट इज बीइंग कैरीड आउट इन द फील्ड
कहा जा रहा है कि अगर ये फील्ड में कर रहे हैं, द सैंपल मिक्स्ड कंक्रीट शैल बी ऑब्टेन्ड, मतलब मान लीजिए जो मसाला आपने तैयार किया है, जो कंक्रीट आपने तैयार किया है, उसी सैंपल को आप यूज कर लेंगे स्लम्प टेस्ट करने में, अगर आप फील्ड में कर रहे हैं तो, है ना। अगर मान लीजिए आप लैब में कर रहे हैं, तो लैब में कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो और जो कंक्रीट का मिक्स है M20, M25, M15 जो भी ये बोलते हैं, ठीक है। कंक्रीट तैयार करने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड है, और आपको एक वाटर सीमेंट रेशियो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो ये 2 चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फील्ड में जब हम लोग काम कराते हैं, कंक्रीटिंग कराएंगे एज ए इंजीनियर, आप कराएंगे काम, तो वहाँ पता रहेगा आपको कि कितना वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो है, कितना M20 है, सॉरी ग्रेड का प्रोपोर्शन है, और आप उसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करेंगे, उसी से काम भी चल रहा है और उसका हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब एट द स्पॉट आप वहाँ पे टेस्ट भी कर रहे हैं, स्लम्प टेस्ट कर रहे हैं वर्केबिलिटी का, कि हमारा ज़्यादा स्टिफ मिक्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी तो नहीं हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो वर्केबिलिटी का मैंने बताया आपको, वो उसका अलग अलग रेंज है, राइट, और वो अलग अलग रेंज जो है अलग अलग कामों के लिए सुटेबल है। मतलब कोई ऐसा काम है जहाँ पे हाई वर्केबल कंक्रीट भी अच्छा है उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसा काम है जहाँ पे हाई वर्केबल कंक्रीट नहीं चलेगा, स्टिफ कंक्रीट वहाँ पे चल जाएगा। तो ऐसा ऐसा वर्क होता है, तो डिपेंडिंग ऑन वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी यहाँ पे वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ है कि अगर फील्ड में अगर हम लोग करते हैं, तो जो सैंपल जिससे आप कास्टिंग कर रहे हैं, जिससे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसी कंक्रीट को हम लोग यूज करके स्लम्प टेस्ट कर लेंगे। In case of concrete containing aggregate maximum size more than 38 mm, the concrete shall be weight stripped through 1.5 inch screen, ठीक है, 1.5 inch screen to exclude aggregate particles bigger than 38 mm। जो 1.5 इंच स्क्रीन देख रहे हैं, 1.5 इंच का अगर आप निकालिएगा तो ये लगभग 38 mm करीब ही आएगा, ठीक है। तो 38 mm से हम इसको सीव करेंगे, ठीक है, वेट सीव करेंगे, मतलब वाटर के थ्रू पास करके सीव करेंगे। कहने का मीनिंग ये है कि 38 mm से ऊपर के साइज पे हम लोग ये टेस्ट जो करेंगे तो सुटेबल नहीं, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो है 38 mm साइज का रहता है, उस पर हम लोग ये टेस्ट कैरिड आउट करते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप आते हैं, जब जो रियली जो स्टेप है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनल सरफेस ऑफ स्लम्प टेस्ट मोल्ड। मोल्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपको मैंने ये कोन जो है बताया, इसका जो इंटरनल सरफेस हो, जो अंदर का सरफेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करेंगे मतलब साफ करेंगे, है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सुपरफ्लुअस मॉइस्चर, मतलब कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे टेस्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद द स्लम्प कोन इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल रिजिड और नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस, ठीक है। ऐसा सरफेस पे उसको रखेंगे जैसे कि स्टील प्लेट आपने देखा अभी, जो बेस आपने देखा था नीचे में, मतलब उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना, पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, उस तरह का सरफेस, रिजिड सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल हो, पूरा प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा स्लम्प वैल्यू जो है एक्यूरेट आए। एंड इट इज फिक्स्ड यूजिंग क्लैंप्स एट बॉटम, और बॉटम में जो है क्लैंप से इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ये भी आपने अभी देखा होगा, है ना। चलिए, द स्लम्प कोन इज फिल्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट, कंक्रीट तैयार हो गया, जो ग्रेड है, जो वाटर सीमेंट रेशियो है, कंक्रीट तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कोन को 4 लेयर में भरेंगे, इन 4 लेयर, ये सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 4 लेयर में इसको हम लोग भरेंगे, और ईच लेयर मतलब प्रत्येक लेयर को इज कॉम्पैक्टेड बाय टैंपिंग विथ 25 स्ट्रोक्स ऑफ टैंपिंग रॉड, और टैंपिंग रॉड से हम लोग क्या करेंगे कि 25 स्ट्राइक, मतलब 25 बार उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड बाय टैंपिंग विथ 25 स्ट्रोक्स ऑफ टैंपिंग रॉड। तो टैंपिंग रॉड जो आपको देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, जब से भी हम लोग एक लेयर भरे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 बार स्ट्राइक करेंगे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, और पूरे अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे। ये कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि इसमें जो हम भर रहे हैं ये भी कॉम्पैक्शन होके पूरा हमारा मोल्ड तैयार होगा, राइट। चलिए, आफ्टर द टॉप लेयर इज रॉडेड, मतलब एक लेयर भर दिया, दूसरा लेयर भर दिया, फिर तीसरा लेयर भर दिया, फिर चौथा लेयर जब भर देंगे, उसके बाद जो ऊपर बचेगा उसको हम लोग स्ट्राइक कर हटा लेंगे, ठीक है।
ट्रॉवेल से उसको बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया मतलब हमारा ये जो मोल्ड है, ठीक है, ये फिल्ड हो गया, पूरा भर गया, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रॉवेल के हेल्प से लेबल कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ। उसके बाद द स्लम्प कोन मोल्ड इज देन केयरफुली लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो एक काम तो और करना होगा कि आपको क्लैंप हटाना होगा नीचे से, यहाँ से हम लोग क्लैंप हटा भी लेंगे, ठीक है, तभी उसको उठा पाएंगे। तो क्लैंप्स को पहले हटा लेंगे, यहाँ नट रहता है, खोल लीजिएगा, हट जाएगा। उसके बाद इसको दोनों हैंडल को पकड़ के स्ट्रेट मतलब वर्टिकली अपवर्ड और सीधा ऊपर खींचना है, सीधा ऊपर खींच लेना उसको, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे खींचेंगे कि हमारा जो कंक्रीट कोन है वो डिस्टर्ब ना हो। जो कंक्रीट का ये कोन हमारा तैयार हुआ है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये क्या है आराम से निकल जाएगा। उसके बाद ये है क्या होगा कि अपने इसमें जितना वर्केबिलिटी होगा उस हिसाब से ये क्या होगा, फ्लो कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, नीचे गिरेगा, है ना। नीचे ये किसी भी शेप में आ सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है, पूरा फ्लो कर जाए या कुछ ऐसा शेप में आ सकता है, वही बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो छठा है और लास्ट स्टेप आपको जो दिखा, द लेवल डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सबसिडेंस कंक्रीट। जो कंक्रीट नीचे गया, ठीक है, उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसको इज मेजर्ड एंड नोटेड यूजिंग अ स्केल, और एक स्केल से हम लोग उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। मतलब उसके जस्ट बगल में हम मोल्ड को रख देंगे और उसके बीच का लेवल डिफरेंस देख लेंगे कितना डिफरेंस हुआ, और वही हाइट को हम लोग स्लम्प बोल रहे हैं। द हाइट डिफरेंस इन mm इज टेकन एज स्लम्प, जनरली mm में हम लोग इसको मेजर करते हैं, राइट। तो वही स्लम्प है, ठीक। तो ये फिगर तो आपको मैंने पहले भी दिखाया है। देखिए ये जो है काफ़ी यूजफुल चीज़ है। देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, कंक्रीट जब इसमें से निकाला गया तो कंक्रीट धीरे धीरे नीचे आया। देखिए तो ये हाइट जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है सबसे टॉप लेयर, यहाँ से हम लोग वर्टिकल डिफरेंस देख रहे हैं, और यही स्लम्प है, दिस इज स्लम्प। और ये हमने क्या किया, एक स्केल ले लिया है, राइट। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 300 था, एक्चुअली ये कितना है, 300 mm जो हाइट ऑफ मोल्ड है, उतने इतने का ही कोण बनाए थे आप कंक्रीट का। लेकिन ड्यू टू वर्केबिलिटी, ठीक है, जिस तरह का इसमें वर्केबिलिटी होगा, ये बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी रह सकता है, पूरा फ्लो भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी का रहेगा तो फ्लो कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा पूरा का पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा हमको आपको ये आ सकता है, 150 200 mm तक आ सकता है, 250 mm तक आ सकता है, ठीक है। तो ये स्लम्प जो है वेरी करेगा कि वर्केबिलिटी पे। तो एक रिलेशन तो आपको यहाँ से ये समझ में आ ही गया होगा कि जो स्लम्प है, ठीक है, स्लम्प अगर ज़्यादा होगा, स्लम्प मतलब स्लम्प हाइट ये जो देख रहे हैं ये अगर ज़्यादा होगा मतलब वर्केबिलिटी क्या होगा, क्या बोल रहे थे आप लोग, कम होगा सर। वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि अगर ये ज़्यादा डाउन चला गया, फॉल कर जाएगा नीचे, मतलब समझिए ये ज़्यादा वर्केबल है। अगर स्टिफ मिक्स होगा उसका जो वर्केबिलिटी होगा वो क्या होता है, स्टिफ मिक्स लो होता है, उसका स्लम्प भी लो होगा, कम होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा बहुत ऊपर ही रह गया और ये जो हाइट है इसके हिसाब से 300, मतलब छोटा सा आ रहा है, समझिए बहुत स्टिफ मिक्स है, कड़ा मिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी चीज़ आपको सीखना है। अलग अलग तरह के जो है स्लम्प टाइप हो सकते हैं, ठीक है। आप जब भी उसको लिफ्ट करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि इस तरह का कुछ शेप आए, कभी हो सकता है कि जीरो स्लम्प, मतलब गिरा ही नहीं, बिल्कुल फॉल नहीं किया, हाइट जितना 300 है 300 रह गया। कुछ हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए, मतलब इतना वर्केबिलिटी है कि कोलैप्स कर जाए। कुछ हो सकता है 300 रह जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे आइडियल केस हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं आइडियल केसेस हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, उसी तरह से। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग हम लोग उतना बेवकूफ़ी नहीं करेंगे ना। हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे बिल्कुल पानी बहुत कम दे रहे हैं, पूरा स्टिफ मिक्स बना रहे हैं जो हमको पता है कि बर्बादी होगा, तो वो काम तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पूरा स्टिफ मिक्स बना के तैयार करें और भर देंगे तो हमको लगता है रह जाएगा। सोच के देखिए, हो सकता है क्या, कभी कभी आप बालू में, बहुत पहले बचपन में बालू में खेले हैं कभी, बालू को कैसे भर के अगर एक हो सकता है। शेप में ला देते थे रह जाता था, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो वो स्टिफ केस का है, स्टिफ मिक्स बनाएंगे तो ऐसा केस आ सकता है कि बहुत कम स्लम्प आया, बिल्कुल कम आया, जीरो नहीं बोलिए तो बहुत कम, बहुत कम,
ठीक है, तो इस तरह का। लेकिन हम लोग टाइप्स के आधार पे बोले तो 4 तरह के टाइप्स बता सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको पूछा गया 4 नंबर के क्वेश्चन में कि स्लम्प स्लम्प क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्लम्प बताइए, ठीक है, इस तरह से, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ट्रू स्लम्प मतलब क्या हुआ कि अगर ये वर्टिकली नीचे ही आया, कहीं इधर उधर नहीं, देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ इस तरह का लेयर हमको दिख रहा है। तो अगर इस तरह का हमको वर्टिकली नीचे दिख रहा है, जैसे देखिए इधर फैला, इधर फैला, इधर फैला, इधर फैला, इस तरह से, इसको ट्रू बोलना है, क्योंकि इसमें हमको मेजर, देखिए इसको मेजर कीजिएगा, यहाँ ओरिजेंटल सरफेस दिख रहा है, सीधा मेजर कर लिया। इसमें तो 0 हटाइए। एक हो गया कोलैप्स, मतलब ये पूरा स्लम्प जो है देख रहे हैं, अगर इस तरह टाइप का स्लम्प आपको ऑब्टेन होता है तो इसको बोलेंगे कोलैप्स, कोलैप्स स्लम्प, राइट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होगा, बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो सकता है। ओके ओके, ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद एक हो जाता है शियर, मतलब क्या हुआ कि कुछ पोर्शन जो है ये ऐसे करके फॉल हो गया, कुछ पोर्शन रह गया, तो इसको बोलते हैं शियर। ठीक है, ये चीज़ आप आगे जाके पढ़िएगा शियर क्या होता है। शियर मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह का, ये ऐसे चला गया, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड गया, देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे चला गया, ऐसा भी केस आ सकता है। तो ये टाइप्स हैं, इसको हम लोग शियर स्लम्प बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि क्या रिकमेंडेड वैल्यूज होते हैं, किस तरह के स्लम्प को हम लोग अच्छा बोले, या अच्छा तो क्या कहने का मतलब किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो देखिए जो पहला यहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मैंने आपको पहले बताया था कि वेरी लो हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है, वेरी हाई हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है, ये अभी आप नहीं देखिए, ठीक है, ये भी आगे जाके अगला टेस्ट जब पढ़ेंगे तो ये हम समझ जाएंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि स्लम्प, देख रहे हैं, वेरी लो मतलब अगर 0 से लेके 25 का अगर हमको स्लम्प आता है, उसको हम लोग कहेंगे वेरी लो, मतलब वर्केबिलिटी उसका बहुत कम है, मतलब वो जो मिक्स होगा वो ड्राई मिक्स है। देख रहे हैं यहाँ लिख रहा है यूज फॉर विच कॉन्क्रीट इज सुटेबल, तो मतलब जो भी कॉन्क्रीट आप तैयार करेंगे इस तरह के स्लम्प का, उसका कहाँ यूज करेंगे वो यहाँ दिख रहा है। तो वेरी ड्राई मिक्सेज आपको तैयार होगा अगर वेरी लो वर्केबिलिटी है, इस तरह का स्लम्प आता है। तो यूज्ड इन रोड मेकिंग, जहाँ रोड बनता है, पीसीसी रोड वगैरह में हम लोग लो वर्केबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशन के थ्रू सरफेस वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर का यूज करके रोड को हम लोग बनाते हैं, है ना, नीडल वाइब्रेटर का यूज करके भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉम्पेक्शन देंगे, राइट। तो यहाँ लो वर्केबिलिटी होगा तो ये केस हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो रोड मेकिंग में जहाँ पीसीसी रोड वगैरह होता है, समझिए वहाँ पे हमको कम वर्केबिलिटी में काम चल जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम लोग लो वर्केबिलिटी की बात करें, वेरी लो में तो हम लोग को वाइब्रेशन मस्ट है, वाइब्रेशन नहीं कीजिएगा तो कॉम्पेक्शन नहीं हो पाएगा। याद आया, मतलब जितना ज़्यादा वर्केबल मिक्स वहाँ पे हमको कॉम्पेक्शन करना ज़्यादा आसान है, जितना स्टिफ मिक्स होगा वहाँ पे कॉम्पेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगेगा आपको, मतलब आपको वहाँ पे वाइब्रेशन चाहिए, वाइब्रेटर चाहिए। लेकिन अगर हैंड, मानिए हैंड ऑपरेटेड मशीन अगर है या हाथ से आप उसको कॉम्पेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्केबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लो वर्केबिलिटी करने का मतलब हुआ 25 से लेके 50 के बीच का स्लम्प। लो वर्केबिलिटी मिक्सेस यूज फॉर फाउंडेशंस विथ लाइट रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे स्टील का यूज कम होता है। ठीक है, स्टील का यूज 9 के बराबर होता है, उस तरह का। ठीक है, वहां पर कर सकते हैं। रोड में भी कर सकते हैं, रोड वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन से अगर वाइब्रेशन किया जा रहा है तो इसको हम लोग रोड में भी कर सकते हैं। तो रोड में हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपको कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ेगा, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा जब जितना हम लो में जाएंगे। ठीक, चलिए तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे आते हैं मीडियम की, अगर हम बात करें मीडियम वर्केबिलिटी 50 से लेकर 100 के बीच का स्लम्प, अगर इस तरह का स्लम्प हमारे पास टेस्ट करने पे हमको आता है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम वर्केबिलिटी है। मीडियम वर्केबिलिटी मिक्सेस को वाइब्रेटेड का थोड़ा समझिए सर। देखिए, कॉम्पैक्शन की हम लोग जनरली बात करते हैं, राइट।
कोई भी चीज़ को अगर हमको भरना है, जैसे पीसीसी रोड बना रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि जो रोड बना रहे हैं तो उसको वाइब्रेशन करने के लिए वहाँ पे टेबल वाइब्रेटर या यूज करते हैं, ताकि क्या हो कि जो कंक्रीट हो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, मतलब पूरा वाइड भरे। तो वाइब्रेटर मशीन जो है, इसके बारे में आप अभी नहीं पढ़े हैं, अभी आगे जाके मिलेगा। तो वहाँ वाइब्रेटर के थ्रू करेंगे। अगर नॉर्मली आप सोचेंगे तो क्या करते हैं, मान लीजिए घर जहाँ बन रहा होगा, देखते होंगे नीडल वाइब्रेटर आपने जरूर देखा होगा, लेकिन फाउंडेशन वगैरह बनता है तो सिंपली ऐसे ही बिछा देते हैं ना, बस थोड़ा बहुत हैंड से ही हम लोग या ट्रॉवेल वगैरह का यूज करके, ठीक है, ऐसे ही टेम्परिंग करके हम लोग कॉम्पेक्शन अचीव कर लेते हैं। तो मैनुअल हो गया। लेकिन मशीन के थ्रू, मशीन मतलब वाइब्रेटर, वाइब्रेटर क्या हुआ, मशीन है। वाइब्रेटर क्या है, मशीन। मशीन के थ्रू वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है कि जो वॉइड्स वगैरह होते हैं, जो पार्टिकल्स है हमारे मिक्स का, कंक्रीट मिक्स का, वो हर कोने में पहुंच जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा और कॉम्पैक्ट हमारा कंक्रीट तैयार होगा। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कहा आपको कि जो वर्केबिलिटी लो होगा, ठीक है, लो वर्केबिलिटी होने का मतलब क्या है, कंक्रीट का जो मिक्स तैयार हुआ है उसमें फ्लूइडिटी कम है, मोबिलिटी कम है ना, स्टिफ मिक्स है, कड़ा मिक्स है, तो उसको आपको वाइब्रेशन देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वर्केबल ज़्यादा है, मतलब उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा मतलब वाटर सीमेंट रेशियो है, तो उस तरह का जो कंक्रीट होगा जो हाई वर्केबल है, उसमें आपको कॉम्पेक्शन कम करना पड़ सकता है ना। सिंपल कॉम्पेक्शन हम लोग हैंड से भी कर देंगे या नीडल वाइब्रेटर का यूज करके जैसे करते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको कॉम्पेक्शन एफर्ट कम लगेगा। तो मैं ये बात कर रहा था। चलिए, तो मीडियम स्लम्प की अगर हम बात करेंगे तो 50 टू अगर 100 का हमको स्लम्प आया है, सो इन दिस मिक्स मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब्स यूजिंग क्रस्ड एग्रीगेट, मतलब स्लैब वगैरह में, ठीक है, छत वगैरह की बात कर लें, नॉर्मल रेनफोर्स्ड कंक्रीट मैनुअली कॉम्पैक्टेड एंड हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शंस विथ वाइब्रेशन, मतलब जो आप घर वगैरह बनते हुए देख रहे हैं उसमें किस तरह का वर्केबिलिटी चाहिए, मीडियम टाइप, मतलब 50 से 100 के बीच का स्लम्प हमको रहना है। मतलब आप सोचिए कि जब आपके पास अगर इस तरह का कोन अवेलेबल है स्लम्प टेस्ट का, आप ट्राई करके देख लीजिए, टेस्ट करके देखिए कि जो घर बना रहे हैं क्या उस तरह का हमको वर्केबिलिटी है। ठीक है, 50 से 100 के बीच में है। अगर 50 से 100 के बीच में है तो उसको हम लोग नॉर्मल रेनफोर्स्ड कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे कॉम्पेक्शन एफर्ट जो है मैनुअल कॉम्पेक्शन या जो नीडल वाइब्रेटर होता है उसका यूज करके हम लोग, मतलब जहाँ पे जितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट है ना, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। और इसको हम लोग आसानी से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्पेक्शन एफर्ट कम लगेगा। बट मान लीजिए बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट स्टील बार्स लगाए हैं, तो उस केस में थोड़ा ध्यान से आपको काम करना होगा, ध्यान से वहाँ पे नीडल वाइब्रेटर का यूज करना होगा कि हम स्टील स्टील को बचा के वाइब्रेशन दें। ठीक है, प्लस कंक्रीट को हर कोने में भी पहुँचाना है आपको, छत बनते हुए आपने देखा होगा, है ना। तो पूरा कंक्रीट हमारा हर जगह पहुँचना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा वर्केबिलिटी मीडियम हो या उससे ऊपर हो। अगर मीडियम नहीं रहेगा, आप वेरी लो में चले जाएंगे, तब हम लोग छत नहीं ढाल सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए। यस सर। सर ढाल देंगे लेकिन वाइब्रेशन का वेवरेट का यूज कर लेंगे सर, ढाल देखिए नहीं हो जाएगा तो। देखिए अब मान लीजिए कि वहाँ पे स्टील बार्स यूज किया जाता है, ठीक है, उसका भी हाँ प्लेसिंग, यस सर, उसका भी प्लेसिंग है, वो भी तो एक एक हिसाब यस से सर। उसका भी टॉलरेंस है कि कितने जगह पे रखना है, कितना कवर देना है, तो वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे हाई वर्केबिलिटी है, मीडियम वर्केबिलिटी का काम यूज है। लो में जाएंगे तो वाइब्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे फुल कॉम्पेक्शन। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, आप करके भी देख सकते हैं, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए, लैब वगैरह में रहते तो यस हम सर। लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं, लैब में वर्क करेंगे कुछ समय, मानिए कुछ समय बाद खुले कॉलेज, सर तो प्रैक्टिकली लो इसको में कर। रहेगा तो कहीं कहीं खाली भी हो सकता है ना, हाँ बोलिए। मतलब बोल रहे हैं कि लो में अगर रहेगा हाँ हाँ, तो कहीं कहीं खाली भी हो सकता है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात। लो रहेगा तो कहीं कहीं खाली भी रह जाएगा, हमको लगेगा कि भर गया, हो सकता है वहाँ पे वाटर कंटेंट भर गया हो सकता है पेस्ट जाके भर गया हो, लेकिन बाद में वो सब जाके मान लीजिए कहीं इवेपोरेट हो गया, ठीक, कहीं श्रिंकेज हो गया, तो आपका वहाँ स्ट्रक्चर खराब हो सकता है ना, वो चीज़ें हैं।
तो इसलिए लो वर्केबिलिटी होगा तो दिक्कत आएगी अगर वाइब्रेशन कंप्लीट वाइब्रेशन फुल वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन मीडियम वर्केबिलिटी है तो वहाँ पे मैनुअली कॉम्पैक्शन भी कर सकते हैं और वाइब्रेशन का भी यूज करेंगे जहाँ पे हैवली रेनफोर्स सेक्शन होगा, कहने का मतलब जहाँ पे स्टील बार्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दैट इज द हाई वर्केबल मिक्स की अगर हम बात करें, हाई वर्केबिलिटी की अगर हम बात करें 100 to 175। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको स्लम्प में है मिलता है तो इसको बोलेंगे हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट, मतलब हाई वर्केबिलिटी है फॉर सेक्शंस विथ कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट नॉट नॉर्मली सुटेबल फॉर वाइब्रेशन। अब बहुत ज़्यादा हाई वर्केबिलिटी है, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, आपने कभी ब्रिजेज का जो पिलर होता है बनते देखा है, कभी पटना में गए हो कहीं ऐसा ब्रिज बन रहा हो तो वहाँ पे देखे होंगे जो जो पाइल्स वगैरह बनता है उसमें देखे होंगे कितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट रहता है, देखे हैं कितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट उसमें रहता है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा गर्डर वगैरह कितना ज़्यादा उसमें रेनफोर्समेंट रहता है। तो हम लोग जहाँ रेनफोर्समेंट ज़्यादा है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्टील बार्स हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं वहाँ समझिए कि वाइब्रेशन करने में हमको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारा स्टील, अगर मान लीजिए वाइब्रेशन कर रहे हैं और स्टील को टच कर गया तो वो उसका जो प्लेसिंग है वो खराब हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हमारा इस तरह का स्टील बार हमने लगाया है तो हो सकता है ये बिगड़ जाएगा, अपने जगह से ये हट जाएगा, वाइब्रेशन करेंगे कहीं टूट गया तो ये जो आपने बॉन्ड बांधा है यहाँ पे ये निकल गया तो, है ना, वाइब्रेशन तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने से क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारा रेनफोर्समेंट जो रेनफोर्स बार है जो हमने स्टील प्रोवाइड किया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है रेनफोर्स सेक्शन जो होगा जहाँ पे स्टील यूज करते हैं उस केस में हम लोगों को हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट चाहिए। ठीक है, ताकि ये इतना फ्लो हो, इतना इसमें फ्लो होना चाहिए कि इसको हम ऊपर से ढालें और ये सब जगह अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, सब जगह अपने आप पहुंच जाए, समझे, हर कोना में पहुंच जाए और पूरा ये कॉम्पैक्ट हमारा जो सेक्शन है तैयार हो जाए, कॉम्पैक्ट पाइल्स बन जाए या पिलर बन जाए, जो आप जो भी वर्क की बात हम लोग करते हैं वो चीज़। क्लियर है ये बातें, बताइए समझ में आ गया डिफरेंस। यस सर। तो ये अगर टेस्ट आप समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक टेस्ट है और हर जगह आपको पूछा जाएगा, बहुत इजी है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, और एकदम आपको कैसे मापेंगे सर? स्लम्प को जैसे मैंने बताया आपको स्केल की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, कोन को उठाया, कोन, वो जो लास्ट हाँ हाँ वो जो लास्ट में जो कंडीशन बताए थे जो क्या कहता है कोलैप्स कर जाएगा, उसमें किस पोर्शन से कैसे नापेंगे? हमेशा हम लोग को हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा ना उसका, जो कोलैप्स कर गया, सपोज जैसे यहाँ आपने बोला कोलैप्स कर गया तो ऐसे करके कुछ कोलैप्स कर गया तो इस पॉइंट से हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक, इस पॉइंट से, यस सर। समझ गए, इस पॉइंट से हम उसको मेजर कर लेंगे। क्लियर है, बोलिए। यस सर, यस सर, क्लियर है। चलिए, तो ये जो है हाई वर्केबिलिटी का केस होगा, तो हम लोग वहाँ पे कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ कंजेस्टेड एनफोर्समेंट होगा वहाँ, जहाँ पे हम लोग को वाइब्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो कि हमने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट की हेल्प से हमने वर्केबिलिटी को मेजर कर लिया है, राइट। और इससे आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि अलग अलग स्लम्प, अलग अलग वर्केबिलिटी अलग अलग काम के लिए सुटेबल है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर उसका वर्केबिलिटी कम है तो खराब है, उसका वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो खराब, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग उस तरह का कंक्रीट तैयार करेंगे। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। अगर Yes, sir. अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि अगर आप बीम ढाल रहे हैं, घर का बीम बना रहे हैं, बीम होता है ना, पिलर बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, तो क्या करिए, किस तरह का वर्केबिलिटी यूज कीजिएगा बताइए तो। मीडियम।
हाई वर्केबिलिटी सर मीडियम दे सकते हैं या तो हाई देंगे, ज्यादा स्टील बार रहेगा तो हाई देंगे। घर वगैरह में देखिएगा स्टील बार कितना यूज करते हैं बताइए तो 4 गो देखें ऐसा। हाँ यस सर। एक यहाँ यूज किया गया, यहाँ यूज किया, ऊपर में यहाँ जो है टाई बार खाली यूज कर लेता है ना। तो इस तरह का जो है सर अगर कॉलम का लेंथ ज्यादा हो सर, विड्थ कम हो तो उसमें 3-4 न रहता है सर, उसमें हो सकता है तो हाई वर्केबिलिटी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जिसे मीडियम कहने का मतलब मीडियम भी क्या है, हाई के बाद मीडियम आ रहा है, उसके बाद नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या है आपको हाँ यस सर। मीडियम यूज करेंगे या हाई यूज करेंगे, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब एक चीज बस लास्ट और देख लेते हैं इसमें कि एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सो द एप्लीकेशन ऑफ स्लम्प टेस्ट, ये भी आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा या 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर में, है ना, और जो आता है 2-4 क्वेश्चन टॉपिक दे दिया कि एप्लीकेशन बताइए। चलिए, तो ये क्या है, पहला क्या है, यूज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी फॉर डिफरेंट बैचेज ऑफ सिमिलर कंक्रीट। मतलब अगर मान लीजिए कंक्रीट तैयार कर रहे थे, एक बैच बनाया आपने, मतलब एक ही साथ मान लीजिए बहुत सारा ढलाई करना है, एक ही बार तो मिक्स नहीं हो जाता है, हमको बार बार मिक्स करना होता है। तो सब बैच जो है, यस सर। सारा बैच जो है हमारा एक ही तरह का वर्केबिलिटी दे, तो ये टेस्ट हमको एक कंफर्म कर सकता है ना कि हाँ हमारा वर्केबिलिटी सब में सेम रहा है। अगर हम मीडियम वर्केबिलिटी में काम कर रहे हैं तो हर बार अगर हम टेस्ट करके देखें तो मीडियम आ रहा है तो अच्छी बात है कि हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक, अंडर फील्ड कंडीशंस एंड टू ए सर्टेन इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑन देयर इंट्रोडक्शन। तो कहीं कहीं प्लास्टिसाइजर जो है यहाँ देख रहे हैं ये एडमिक्सचर होता है, तो कहीं कहीं जो है एडमिक्सचर वगैरह भी यूज करते हैं, तो एडमिक्सचर के यूज करने से भी जो वर्केबिलिटी है ऊपर नीचे होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो है यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह यूज किया जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो वर्केबिलिटी वो वेरी करेगा, तो वो भी आपको ये पता चल जाता है कि हमारा यूनिफॉर्म है कि नहीं, ठीक है, सब में सेम सेम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दिस टेस्ट इज वेरी यूजफुल ऑन द साइड एज a check on day-to-day or hour-to-hour variation in the material being fed into the mixer, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग को एक चेक भी मिल जाता है कि जो हमारा प्रोपोर्शन है वो ठीक है ना, प्रोपोर्शन बिगड़ तो नहीं रहा है। मान लीजिए जो कंक्रीट आपने तैयार किया, क्या ये सही प्रोपोर्शन मिल रहा है, नहीं सही मिलेगा, वर्केबिलिटी डिस्टर्ब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, ये बदलेगा वर्केबिलिटी चेंज हो जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, कितने सारे फैक्टर हमने वर्केबिलिटी में पढ़े। उसके बाद टू हाई और टू लो a slump gives immediate warning and enables the mixture operator to remedy the situation। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई वर्केबिलिटी हो गया, ठीक है, एकदम कोलैप्स सिचुएशन आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो आ गया, मतलब स्लम्प हुआ ही नहीं, स्लम्प जीरो, तो इस तरह का अगर आएगा तो वो क्या होगा, तुरंत पता चल जाएगा, नहीं अब इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा मिलाइए या सीमेंट ज़्यादा मिले, वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, या इसका जो रेशियो है प्रोपोर्शन सही करिए, तो तुरंत आपको जो ऑपरेटर है जो वहाँ काम कर रहा है उसको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्विक पता चल जाता है, बहुत ही फास्ट है, क्विक है, देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ये इसका जो है खूबी समझिए। उसके बाद देखिए द स्लम्प टेस्ट इज सुटेबल फॉर स्लम्प्स ऑफ मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी। तो ये जो स्लम्प टेस्ट है ये जनरली मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए सुटेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो स्लम्प टेस्ट होता है वो मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए ज़्यादा सुटेबल है देन लो वर्केबिलिटी। लो और वेरी लो के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो टेस्ट और पढ़ेंगे उसका यूज किया जा सकता है, ठीक। तो जो स्लम्प टेस्ट है उस किसके लिए सुटेबल है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए। स्लम्प इन द रेंज ऑफ 5 to 260 mm, ठीक है, इस रेंज का स्लम्प जो है इसमें हम लोग कर सकते हैं। बहुत लो वर्केबिलिटी का होगा तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। The test fails to determine the difference in workability in stiff mixes which have zero slump or for wet mixes that gives a collapse slump। और मान लीजिए बहुत हाई वर्केबिलिटी हो गया, ठीक है, तो बहुत लो हो गया, बहुत स्टिफ मिक्स हो गया, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि कितना कम है, कितना कम वर्केबल है, ये करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इट इज़ लिमिटेड टू कॉन्क्रीट फॉर्म्ड ऑफ एग्रीगेट ऑफ लेस देन 38 mm। और ये जो है आपका एक और लिमिट आ गया इसका कि 38 mm से लेस साइज का जो एग्रीगेट होगा
उससे बना हुआ कंक्रीट को हम लोग टेस्ट करेंगे। उससे ज़्यादा बड़ा अगर एग्रीगेट आएगा तो उसमें हम वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो उतना सुटेबल हमको रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें एक दो लाइन। देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो रेलेवेंस है, इस टेस्ट को हम लोग किसके हिसाब से कर सकते हैं, तो ये है कोड, इसको आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि स्लम्प टेस्ट हम लोग किस कोड के आधार पे करेंगे। सो दिस इज IS 1199 ईयर दिया हुआ है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ कंक्रीट, इसमें स्लम्प टेस्ट दिया हुआ है। वहाँ जाएंगे हमको सब चीज़ मिल जाएगा, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं सब चीज़ यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, वही रेफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल। उसके बाद जो रेफरेंसेस हैं आपने यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। स्लम्प टेस्ट क्लियर है क्या? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं सेशन को यहीं पे। और आप लोग को कुछ वीडियो का लिंक भी मिला हुआ था, उसको जाके भी स्लम्प टेस्ट का फिर से देख लीजिए, ताकि दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए। ठीक, और इसको एकदम ध्यान रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो ख़त्म करते हैं।